स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के बाद अब चीन की नजर अफगानिस्तान के चिकन नेक पर जा पड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर की। वाखान कॉरिडोर चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध का एक नया मैदान बनता नजर आ रहा है। हाल ही में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थी जिन्होंने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान इस रीजन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। हालांकि कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी और इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। लेकिन इसी बीच कुछ दूसरी रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि 8 टू 12 जनवरी के बीच चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर वाखान कॉरिडोर का दौरा किया है। साथ ही चीनी ऑफिसर्स ने तालिबान को इस कॉरिडोर पर हर तरह की मिलिट्री एक्टिविटी को रोकने की सख्त वार्निंग भी दी है। एंटी तालिबान पॉलिटिकल फैक्शन अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड यानी AGT के मुताबिक चीन की वार्निंग के बाद अफगान तालिबान ने एक कमीशन बनाया है जो चीन के साथ मिलकर काम करने वाला है। AGT ने तो ये तक कह डाला कि ऐसा लगता है कि मानो तालिबान ने वाखान कॉरिडोर की सॉवरेंटी टेम्पररीली चीन को ही ट्रांसफर कर दी है। यहां आपको ये भी बता दें कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान में पावर कैप्चर की थी तब पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अब उनको वाखान कॉरिडोर का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। बीते कुछ महीनों से अफगानिस्तान के तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कुछ खास नहीं चल रहे। अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान की ये चिकन नेक दुनिया के सबसे रिमोट एरियाज में से एक है, तो आखिर पाकिस्तान या चीन को वाखान कॉरिडोर को कैप्चर करके क्या फायदा हो सकता है? और सबसे जरूरी बात कि यहां इंडिया का इस पूरे इश्यू पर क्या स्टैंड है, साथ ही इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? दोस्तों, यदि आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आइए अब बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स कहीं की भी हो, उसे समझने के लिए ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले आपके लिए वाखान कॉरिडोर की ज्योग्राफी और लोकेशन को डिकोड कर लेते हैं। अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मौजूद ये वाखान कॉरिडोर एक पतला और लंबा गलियारा है जो अफगानिस्तान के बदख्शां प्रोविंस का पार्ट है। यह लगभग 350 किलोमीटर ईस्ट की ओर एक्सटेंड करता है। इसका सबसे नैरो पॉइंट 13 टू 16 किलोमीटर चौड़ा है। इस कॉरिडोर का एवरेज एलिवेशन सी लेवल से लगभग 3700 मीटर्स यानी करीब 12,100 फीट की ऊंचाई पर है। ये कॉरिडोर ईस्ट में चीन के शिनजियांग प्रोविंस, नॉर्थ में ताजिकिस्तान के गोर्नो बदख्शां ऑटोनोमस रीजन, साउथ में इंडिया के POK रीजन और वेस्ट में मेनलैंड अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। हालांकि इंडिया और अफगानिस्तान भी एक दूसरे के साथ 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इस हिस्से को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। इसकी वजह से फिलहाल भारत के पास इस कॉरिडोर का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर हम बाद में फिर से लौटेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि वाखान कॉरिडोर अपनी रगड हिली एरियाज के लिए जाना जाता है और ये दुनिया की कुछ सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। इसके नॉर्थ में पामीर माउंटेन्स, साउथ में हिंदुकुश, साउथ ईस्ट में काराकोरम रेंज स्थित हैं। इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन पामीर नॉट पर होता है। यही कारण है कि इस स्थान को बामे दुनिया या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके वेस्ट में पंज नदी और ईस्ट में वाखान नदी बहती है। ये नदियां और उनकी सहायक नदियां पहाड़ों को चीरती हुई घाटियां बनाती हैं, जो इस मुश्किल इलाके में यात्रा के लिए मुख्य रास्ते की तरह काम करती हैं। इन घाटियों में सीमित लेकिन उपजाऊ जमीन भी है, जो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अभी हमने वाखान कॉरिडोर के बारे में कुछ बुनियादी चीजों को समझने की कोशिश की, लेकिन क्या आपके दिमाग में अब तक ये सवाल नहीं आया कि आखिर इसको ये अजीब सी शेप क्यों मिली है? एक्चुअली वाखान कॉरिडोर एक जियोपॉलिटिकल एनोमली है जो 19th सेंचुरी के इंपीरियलिज्म की देन है। असल में हिस्टोरिकली इस अनूठी भौगोलिक स्थिति ने वाखान कॉरिडोर को एंशियंट सिल्क रोड के एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया था। ये सेंट्रल एशिया के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों का मिलन स्थल रहा, जो पूरे एशिया में ट्रेड रूट्स को जोड़ता था। ये चाइना, सेंट्रल एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बीच कॉमर्स और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता था। एंशियंट और मेडिवल टाइम्स में ये काबुल और काशगर के बीच भी एक मेजर ट्रेड रूट हुआ करता था। माना जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेनसांग और सोंग युन, विनेशियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो जैसी फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स ने भी उस दौर में वाखान कॉरिडोर का यूज किया था। इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1st सेंचुरी CE की शुरुआत में वेस्टर्न वाखान को ग्रेट कुशान रूलर कुजुल कड़फिसस ने जीता था।
वखान तब उन 5 प्रमुख इलाकों में से एक था जो ओरिजिनल कुशान एम्पायर की नींव थे। कुशान्स ने वखान को डायरेक्टली रूल नहीं किया, लेकिन यहाँ सेमी इंडिपेंडेंट रूलर्स हुआ करते थे जो सिल्क रोड के बुद्धिस्ट रूट पर ट्रेड को मैनेज करते थे। लेकिन 1883 तक वखान एक सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी बन चुका था जो पामीर और पंज नदियों के दोनों तरफ फैला हुआ था। तब इसे हेरिडिटरी रूलर मीर शासित कर रहे थे, जिसकी राजधानी किलाए पंजेह हुआ करती थी। यह बदख्शां का ट्रिब्यूटरी स्टेट था जो खुद भी किंग चाइना का एक ट्रिब्यूटरी था। किंतु 1750s में किंग डायनेस्टी ने जुंगार खानेट को हराया और वाखान और शिगान को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन 1830s में खानेत ऑफ कोकण ने वाखान और शिगान को किंग चाइना से छीन लिया था। बट एट प्रेजेंट वाखान कॉरिडोर की जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो 19th सेंचुरी की ग्रेट गेम एरा द्वारा शेप की गई थी। इस दौर में ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के बीच सेंट्रल एशिया में वर्चस्व स्थापित करने की एक लंबी लड़ाई चली थी। 1873 में ब्रिटेन और रशिया के बीच हुए समझौतों और 1893 में ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच हुए डूरंड लाइन एग्रीमेंट ने वाखान को इफेक्टिवली डिवाइड कर दिया। इसने पंज और पामीर नदियों को अफगानिस्तान और रशियन एम्पायर के बीच सीमा बना दिया। 1895 में पामीर बाउंड्री कमीशन ने इस कॉरिडोर को ऑफिशियली एक बफर जोन के रूप में डेजिग्नेट कर दिया और इसका एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर रहमान खान को दे दिया गया। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश इंडिया और ज़ारिस्ट रशिया के बीच बफर जोन के रूप में वाखान कॉरिडोर का निर्माण हुआ। यह बफर जोन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह न केवल ब्रिटिश भारत और रूसी साम्राज्य को अलग करता था, बल्कि इसे मध्य एशिया में व्यापार और सैन्य गतिविधियों के लिए एक ट्रांजिट जोन के रूप में भी देखा जाता था। दुर्गम इलाके और कम जनसंख्या ने इसे संघर्षों से बचाए रखा, जिससे यह एक आइडियल बफर जोन बन गया। इसके बाद 1880 के दशक में ब्रिटिश दबाव में अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर रहमान खान ने वाखान पर अफगान शासन स्थापित किया। यह कदम ब्रिटेन की स्ट्रेटजी का पार्ट था, जिसमें ब्रिटेन चाहता था कि वाखान न सिर्फ रशियन एक्सपेंशन को रोके बल्कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश सपोर्टेड रेजिम को भी मजबूत करे। इस दौरान वाखान की ऑटोनॉमी खत्म हो गई और इस क्षेत्र के आखिरी पारंपरिक शासक मीर अली मर्दान खान इस दबाव को सह नहीं पाए और चित्राल की तरफ पलायन कर गए। वहां उन्हें ब्रिटिश प्रशासन द्वारा एशकोमन वैली में जमीन दे दी गई, जहां उन्होंने अपना बाकी का जीवन बिताया। इस तरह वाखान उस समय के शक्तिशाली साम्राज्यों के लिए एक जियो पॉलिटिकल पॉन यानी भू राजनीतिक मोहरा बन गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया। फिर 20वीं सदी के मोड़ पर भी वाखान कॉरिडोर ने कई अहम बदलाव देखे। 1949 में माओ जेडोंग ने चीन पर कंट्रोल करने के बाद इस कॉरिडोर का ईस्टर्न पास परमानेंटली बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एंशिएंट कैरावेन रूट जो चाइना और मध्य एशिया को जोड़ता था पूरी तरह से सील हो गया। 1963 में चाइना और अफगानिस्तान के बीच सीमा को फॉर्मली डिलिनिएट किया गया, लेकिन इस क्षेत्र की आइसोलेशन और दुर्गमता के चलते यहां कोई बॉर्डर चेक पॉइंट्स स्थापित नहीं हुए। फिर 1979 टू 1989 के दौरान जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो उन्होंने वाखान कॉरिडोर पर भी कब्जा कर लिया। इस दौरान सोवियत सेना ने कई मिलिट्री पोस्ट्स बनाए और पामीर रिवर पर एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज का भी निर्माण किया ताकि इस क्षेत्र तक उनकी पहुंच आसान हो सके। लेकिन इसके बाद के सालों में जब पूरा अफगानिस्तान युद्ध की चपेट में था, तब इस इलाके की दुर्गमता और रिमोट नेचर के कारण ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर शांत बना रहा। कट टू 2021 जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल फिर से स्थापित किया, तब से वो वाखान कॉरिडोर को अपना स्ट्रैटेजिक असेट मानता है। इसके लिए वाखान रीजनल पावर बनाए रखने का एक अहम साधन है। लेकिन दोस्तों, यहां आपको बता दें कि वाखान कॉरिडोर का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उसकी ऐतिहासिक भूमिका से कहीं ज्यादा है। आज अफगानिस्तान के इस रिमोट हिस्से पर ऑफिशियली तालिबान का कंट्रोल है, पर यह जगह चीन के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का वाखान कॉरिडोर के प्रति इंटरेस्ट कोई नया नहीं है। जब चाइना ने इस रीजन में अपना $66 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक प्रपोज किया था, वो तब से वाखान कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल एशिया और सिल्क रोड को रिवाइव करने का प्लान बना रहा है, जो चाइना को सेंट्रल और वेस्ट एशिया के साथ जोड़ती थी और वहां से यूरोप तक जाती थी। इसी कड़ी में एक बड़ा डेवलपमेंट 2011 में हुआ जब ताजिकिस्तान ने पामीर माउंटेन्स के पास 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना को दे दिया।
2016 में ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट किया कि चाइना ताजिकिस्तान की तरफ वाखान कॉरिडोर के पास अपने मिलिट्री प्रेजेंस को एस्टैब्लिश कर रहा है और यहां एक परमानेंट मिलिट्री बेस को एस्टैब्लिश करने का प्लान कर रहा है। लेकिन उस समय अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस चाइना के प्लान्स के लिए एक बड़ी रुकावट थी। इसीलिए जब 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथों में गई तो चाइना के हाथ एक बड़ा जैकपॉट लग गया और इसके बाद चाइना ने अपने प्लान्स फिर से रिवाइव किए। अक्टूबर 2023 में अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी ने तिब्बत में थर्ड ट्रांस हिमालय फोरम के दौरान चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात की और ट्रेड के लिए वाखान कॉरिडोर को खोलने की चर्चा भी की। और इसके कुल 2 हफ्तों बाद तालिबान ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनेंगे और वाखान कॉरिडोर में रोड कनेक्शन बनाएंगे। और तो और अप्रैल 2024 में अफगान और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने बीजिंग में मिलकर रोड कंस्ट्रक्शन का भी फैसला कर लिया। अगस्त 2024 में काबुल में चाइना के एम्बेसडर झाओ जिंग और तालिबानी ऑफिशियल्स ने वाखान कॉरिडोर को विजिट किया और वाखान रोड के कंस्ट्रक्शन का इंस्पेक्शन किया। और जैसा कि हम शुरू में ही देख चुके हैं कि जनवरी 2025 में 3 सीनियर चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने वाखान कॉरिडोर का दौरा किया है। दोस्तों, यहां चाइना के मल्टीपल इंटरेस्ट शामिल हैं। यह स्ट्रैटेजिक एरिया चाइना के ग्लोबल एम्बिशंस का हिस्सा बन गया है। सीपेक को एक्सटेंड करने के अलावा बीजिंग वाखान कॉरिडोर में परमानेंट प्रेजेंस बनाना चाहता है। उसका कहना है कि वो यहां से नारकोटिक्स के फ्लो और शिनजियांग में इस्लामिक रेडिकल्स को रोकना चाहता है। दोस्तों, लेकिन चाइना के साथ साथ यहां पाकिस्तान भी इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा दावेदार है। खास तौर पर चीन के साथ पाकिस्तान के गहरे आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए यह कॉरिडोर उसकी रीजनल एम्बिशंस को काफी मजबूत कर सकता है। सबसे पहले यह पाकिस्तान को मध्य एशिया से जोड़ने का सबसे छोटा और आसान रास्ता देता है। ब्रोगल दर्रा, जो पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र को वाखान से जोड़ता है, पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशिया से संपर्क का अहम रास्ता है। पाकिस्तान इस कॉरिडोर के जरिए ताजिकिस्तान तक एक ट्रांजिट मार्ग बनाने की कोशिश में है ताकि ताजिकिस्तान को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक से जोड़ा जा सके। साथ ही पाकिस्तान के लिए इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू सेंट्रल एशिया का एक्सेस है। वर्तमान में भौगोलिक और राजनीतिक लिमिटेशंस के कारण पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया के लैंडलॉक्ड कंट्रीज के साथ व्यापार काफी लिमिटेड है। वाखान कॉरिडोर सेंट्रल एशिया के एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल और नेचुरल गैस तक पाकिस्तान की पहुंच को आसान बना सकता है, जो उसकी एनर्जी की जरूरतों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इन व्यापारिक मार्गों का विस्तार पाकिस्तान के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि पाकिस्तान और चाइना इस कॉरिडोर पर कब्जा कर लेते हैं तो चीन को पाकिस्तान तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा और पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक आसानी से पहुंच। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि आज 4 देशों के इंटरसेक्शन पर वाखान कॉरिडोर की यूनिक लोकेशन उसे रीजनल जियोपॉलिटिक्स का एक फोकल पॉइंट बनाती है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान ट्रेड कनेक्टिविटी का एक ऐसा एपिसेंटर है जो चाइना, साउथ एशिया और यूरोप को जोड़ता है और इस वजह से यहाँ हमेशा मेजर पावर्स का टकराव होता रहा है। लेकिन वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का वीकेस्ट पॉइंट है और इसका फ्यूचर अब एक नए ग्रेट गेम द्वारा गवर्न होता नजर आ रहा है। दोस्तों, अब यदि इंडिया की बात करें तो मौजूदा स्थिति में इंडिया के पास इस कॉरिडोर का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, लेकिन पीओके से इसकी प्रॉक्सिमिटी इसको भारत की सुरक्षा रणनीति के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। चाइना द्वारा अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के माध्यम से इस रीजन में कनेक्टिविटी को मजबूत करने का प्रयास इंडिया के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इस कॉरिडोर का डेवलपमेंट खासकर गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान के सैन्य रुख को भी मजबूत कर देगा। चाइना और पाकिस्तान के बीच एकमात्र ट्रेड रूट है। ऐसे में चाइना या पाकिस्तान द्वारा वाखान कॉरिडोर का डेवलपमेंट भारत की रीजनल इंटरेस्ट्स को भी चोट पहुंचा सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान और वाखान कॉरिडोर का क्षेत्र भारत के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज और उनके बढ़ते बाजारों तक पहुंच का एक अहम जरिया भी बन सकता है। यानी कुल मिलाकर इस कॉरिडोर का विकास रीजनल पावर बैलेंस को बदल सकता है। अब यदि भारत को इस कॉरिडोर तक पहुंच मिल जाती है तो यह अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा ट्रेड रूट बन सकता है। इसके माध्यम से भारत कैस्पियन सी तक भी जुड़ सकता है। भले ही आज भारत के पास वाखान कॉरिडोर का डायरेक्ट एक्सेस न हो, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन इसे भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाती है। इसलिए भारत को वाखान कॉरिडोर में होने वाले डेवलपमेंट्स पर करीबी नजर रखनी होगी
और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और जहां तक पाकिस्तान और चीन का सवाल है तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। इतिहास ने बार बार यह साबित किया है कि जिन साम्राज्यों ने इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें या तो असफलता का सामना करना पड़ा या उनका साम्राज्य ही टूटकर बिखर गया। ऊपर से वाखान कॉरिडोर तो अफगानिस्तान का वीकेस्ट पॉइंट है, लेकिन यदि चीन और पाकिस्तान इसके बावजूद अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आते तो यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि इस पूरे रीजन के लिए एक नई इंस्टेबिलिटी का सोर्स बन सकता है। ऐसे में इस ग्रेट गेम 2.0 में इस ग्रेवयार्ड का अगला शिकार कौन बनता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखिए। नमस्कार, गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।